तो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सीएजी के अपॉइंटमेंट पर है। आप लोग जानते हैं कि विनोद राय साहब कल रिटायर हो रहे हैं और उनके टेन्योर में उन्होंने बहुत अहम ऑडिट्स किए, जिनसे सरकार को और कई बार ऑपोजिशन पार्टियों को भी, जहाँ जहाँ स्टेट्स में भाजपा की सरकारें हैं, दूसरी पार्टियों की सरकारें हैं, सबको काफ़ी तकलीफ़ हुई। अब जब वो रिटायर हो रहे हैं तो नए सीएजी कौन बनेंगे, किसका चयन होगा, ये सवाल खड़ा हुआ। और सरकार ने बिना किसी पारदर्शिता के, बिना कोई स्क्रीनिंग कमेटी बनाए, अभी इस पर जब कुछ लोगों ने सवाल खड़े करे आरटीआई में कि भाई नए सीएजी का चयन किस प्रकार से किया जा रहा है, क्या इसकी प्रक्रिया है, तो सरकार की तरफ से जवाब आया कि इसका कोई सिस्टम नहीं है, कोई फॉर्मल सिस्टम नहीं है सीएजी के चयन का, कोई क्राइटेरिया नहीं ले डाउन किया गया है कि किस आधार पर सीएजी का चयन किया जाएगा, कोई सिलेक्शन कमेटी नहीं है, कोई शॉर्ट लिस्टिंग कमेटी नहीं है जो कि चयन करती है। सिर्फ एक नोट फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से सरकार को भेजा जाता है और उसी आधार पर सरकार जो है सीएजी का चयन कर लेती है और प्रेसिडेंट उसको नोटिफाई कर देता है, प्रेसिडेंट उस पर दस्तखत कर देता है। ये तरीका है और इसी तरीके के हिसाब से वो कहते हैं, यानी कि कोई भी तरीका नहीं है, और उसी तरह से नए सीएजी का चयन कर लिया गया। और नए सीएजी कौन हैं? जो अभी मौजूदा डिफेंस सेक्रेटरी शशिकांत शर्मा जी 2003 से लेकर 2010 तक करीब कंटिन्यूअसली डिफेंस के सारे प्रोक्योरमेंट्स, डिफेंस में जो खरीद फरोख्त होती है, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स जैसे ऑगस्टा वेस्टलैंड डील, स्कॉर्पियन सबमरीन डील, सारे बड़े बड़े ठेके जो दिए जा रहे हैं लाखों करोड़ के, उस सारे खरीद फरोख्त में शशिकांत शर्मा जी इन्वॉल्व थे। सीएजी क्या काम करता है? सीएजी का काम है जो सरकार का जितना भी खर्चा कहीं से भी होता है उसका ऑडिट करना, और सबसे बड़ा खर्चा जो होता है सरकार का वो डिफेंस प्रोक्योरमेंट में होता है। यानी कि सीएजी का सबसे अहम काम है डिफेंस प्रोक्योरमेंट की ऑडिट करना। अब शशिकांत शर्मा जी जब सीएजी बन जाएंगे तो जो उन्होंने खरीद फरोख्त करी या जिसमें उनके दस्तखत हुए बीच में, उसी का ऑडिट करेंगे। सबसे बड़ा काम उनका यही होगा कि अपनी जो खरीद फरोख्त है उसी का ऑडिट करना। और शशिकांत शर्मा जी को, वो रिटायर हो जाते, 2012 में रिटायर हो रहे थे, लेकिन उनको डिफेंस सेक्रेटरी बनाकर 2 साल का टेन्योर दे दिया गया, और उसी की वजह से आज वो अपने रिटायरमेंट एज के बाद, यानी कि 60 साल की उम्र होने के बाद जो रिटायरमेंट एज होती है, उसके बाद भी आज कंटिन्यू कर रहे हैं। ये सब फ़ायदे नॉर्मली उन्हीं लोग को पहुंचाए जाते हैं जो सरकार के करीब होते हैं। अब इस तरह से इनका सिलेक्शन कर लिया गया। जैसे मैंने बताया, कोई सिस्टम नहीं, कोई पारदर्शिता नहीं, कुछ भी नहीं, और ऐसे जने का अपॉइंटमेंट जिसका कि सीधा सीधा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जब सीवीसी का अपॉइंटमेंट क्वॉश किया था अभी 2 साल पहले थॉमस साहब का, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रिंसिपल ले डाउन किया था इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी का। वो क्या प्रिंसिपल था? वो प्रिंसिपल ये था कि अगर आप सीवीसी के पोस्ट पर ऐसे आदमी को अपॉइंट कर रहे हैं जिसका कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा अपने काम करने में, उनका क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था कि उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स चल रही थी।
मेजर पेनल्टी की डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स थॉमस साहब के खिलाफ चल रही थी और सीवीसी का काम है इन डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स का अप्रूवल देना या उससे डिसएग्री करना। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर ये सीवीसी बना दिए गए या सीवीसी के पोस्ट पर रहते हैं तो इनका सीधा सीधा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा जब इनका केस आएगा। और ये जो प्रिंसिपल है कि इंस्टीट्यूशन की इंटेग्रिटी होनी चाहिए, यानी कि उस इंस्टीट्यूशन में जो लोग बैठे हैं उनका कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, उस प्रिंसिपल के खिलाफ है और इस आधार पर उनका अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। अब क्या ये प्रिंसिपल इनके केस में नहीं अप्लाई करता कि आप डिफेंस सेक्रेटरी जो कि डायरेक्टर जनरल प्रोक्योरमेंट, डायरेक्टर जनरल एक्विजिशन डिफेंस में कई साल तक थे, जिन्होंने सारे हाल के प्रोक्योरमेंट्स ओवरसी किए, उनको आप सीएजी बना रहे हैं और वो अपने ही डिपार्टमेंट का ऑडिट करेंगे, अपने ही एक्शंस का ऑडिट करेंगे। तो ये भी इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी के प्रिंसिपल के खिलाफ है और उसी आधार पर, जिस आधार पर सीवीसी का अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया था, उसी आधार पर यह भी गैर कानूनी, गैर संवैधानिक है। और आज हम ये देख रहे हैं कि ये इस तरह का सिस्टम अपॉइंटमेंट्स का, खासकर वॉचडॉग बॉडीज़ में, यानी कि जिन इंस्टीट्यूशंस को संविधान ने या कानून से सरकार के ऊपर निगरानी रखने के लिए बनाया गया, सीएजी, सीवीसी, इलेक्शन कमीशन, सीआईसी, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, इन सारे पोस्ट में अब हम देख रहे हैं धीरे धीरे करके सरकार जो है चुन चुन के ऐसे लोगों का अपॉइंटमेंट करती चली जा रही है जो बिल्कुल कमज़ोर हों, जिनकी रीढ़ की हड्डी ना हो और जो सरकार को काट ना सकें। जो वॉचडॉग बॉडी का काम होता है कि सरकार के ऊपर निगरानी रखना, जहां देखा कि कुछ गड़बड़ी हो रही है, बेईमानी हो रही है, काट लिया। लेकिन ऐसे लोगों को अपॉइंट किया जा रहा है लगातार। और दुर्भाग्य की बात यह है, अब सीएजी के पोस्ट पर, इतने अहम पोस्ट पर ऐसे जने को अपॉइंट किया जा रहा है जो कि पहली बात तो एक ब्यूरोक्रेट रहा है, दूसरी बात उसका सीधा सीधा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। लेकिन ऑपोजिशन पार्टी सब चुप, सब चुप। क्यों चुप? भाजपा क्यों चुप है, क्यों नहीं बोल रही है इस पर? क्योंकि सबसे बड़ा जो ऑडिट आज सीएजी में चल रहा है, सबसे अहम ऑडिट, वो है रिलायंस के केजी बेसिन का। वो अभी तक रिलायंस ने शुरू ही नहीं होने दिया। 2 साल इस पर लगा दिए कि कागज़ नहीं दिखा रहे थे, बड़ी मुश्किल से अभी अभी शुरू हुआ है और अब सीएजी बदल गए और ऐसे सीएजी आ गए। तो अब रिलायंस का दबाव है कि ऐसे बिल्कुल कमज़ोर आदमी को सीएजी बनाया जाए। और रिलायंस का जहां दबाव होता है तो हम देखते हैं कि भाजपा भी बिल्कुल चुप्पी साध लेती है। जब मुकेश अंबानी को एनएसजी की सिक्योरिटी दी गई, भाजपा चुप। केजी बेसिन का इतना बड़ा खुलासा हुआ, भाजपा चुप। क्यों चुप? उसका तो राडिया टेप्स में बाहर आया कि रंजन भट्टाचार्य, ये एनके सिंह और नीरा राडिया की बात हो रही है और बात हो रही है कि प्रणब मुखर्जी एक बिल ला रहे हैं जिससे कि एक रिलायंस को रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स कंसेशन मिलेगा कई दसियों हजार करोड़ का, और उस टैक्स कंसेशन को देने के लिए भाजपा भी उनके साथ। अरुण शौरी एकमात्र एमपी थे जो कि उसके खिलाफ बोलने वाले थे भाजपा की तरफ से। तो एनके सिंह राडिया से कह रहे हैं कि मुझे पता लगा है कि ये अरुण शौरी बोलेंगे भाजपा की तरफ से राज्यसभा में, और अगर उन्होंने इसकी खिलाफत कर दी तो फिर ये पास नहीं हो पाएगा। तो फिर इन दोनों की बात होती है कि अच्छा इनको कैसे बंद किया जाए,
और ये तय किया जाता है कि अच्छा भाजपा की लीडरशिप से बात करके अरुण शौरी की जगह वेंकैया नायडू को बुलवा देंगे और वेंकैया नायडू के पास रिलायंस का एक बंदा भेजकर उनको पूरा ब्रीफ कर दिया जाएगा और वो वही बात बोलेंगे जो कि रिलायंस चाहती है, यानी कि इसकी खिलाफत करने के बजाय इसकी वकालत करेंगे इस बिल की। और ठीक यही हुआ। अरुण शौरी ने अपने इंटरव्यू में करण थापर के साथ इंटरव्यू में बताया कि ठीक यही हुआ, यानी कि भाजपा की लीडरशिप भी रिलायंस के मुट्ठी में है और इसी वजह से सारी पार्टियां इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि इस पर मीडिया की भी चुप्पी रही है। इतनी बड़ी बात होने जा रही है कि इतने अहम पोस्ट पर एक ऐसे जने का अपॉइंटमेंट होने जा रहा है जिसका कि सीधा सीधा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, बिना किसी पारदर्शिता के, एकदम आर्बिट्ररी तरीके से, लेकिन सब चुप है। तो हम लोग यही कह रहे हैं कि ये बिल्कुल गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है इस तरह का अपॉइंटमेंट, और इस तरह से सारी वॉचडॉग इंस्टीट्यूशंस की इंडिपेंडेंस को सिस्टमैटिकली ये सरकार ख़त्म करती जा रही है। ये इस देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आई विल नाउ repeat this in English for those English journalists. You are all aware that the present CAG, Mr. Vinod Rai, is retiring tomorrow. Mr. Vinod Rai has been in charge of several very important audits which have created great discomfiture for the government and for the opposition parties in the states. The person who has been selected to replace him by the government is a gentleman called Mr. Shashi Kant Sharma, who is the present Defense Secretary, who has actually passed his date of superannuation, but who has been appointed on this post recently, which has a fixed tenure of 2 years, so he can continue past his superannuation. He has been for many years, from 2003 to 2010, he was in charge of defense procurement. He was the DG Acquisitions. And as DG Acquisitions, he had a say and a role in virtually all these defense procurements worth lakhs of crores. And you all know that one of the main tasks of the CAG is to audit defense procurements. That's the most important task of the CAG. Whether it is Augusta Westland deal, Scorpion submarine deal, or this aircraft deal, all these deals have to be audited by the CAG. And in all these deals, this gentleman who is now going to become the CAG has had a role to play. Therefore, there is a huge conflict of interest in his appointment to this post. Not only that, recently a RTI was asked from the government as to what is the process of appointment of CAG, what is the systems in place, whether any criterion has been fixed for selecting the CAG, whether there is any selection committee, shortlisting committee, etc. And the answer to all of that was, there is no system in place, there is no criterion in place, there is no selection committee, there is no transparency whatsoever. Arbitrarily, any person is selected and his name is pushed by the finance ministry, and that name gets approved by the appointments committee and signed by the president. That's how such an important watchdog institution like the CAG is being appointed. And we are seeing that this thing is happening in all watchdog bodies, which are being systematically destroyed and crippled by this government by appointing spineless people in posts such as CIC, CVC, CEC, etc. I am not saying that all these people are spineless. Some of the people who have been appointed have been quite good. But now, after having been bitten by such people like Mr. Vinod Rai, etc., now the government is taking extra care to see that persons who are appointed are persons who have a conflict of interest in the matter, so that they will not be able to do anything.
what is surprising, in fact, the Supreme Court in the CVC case, where they quashed the appointment of Mr. Thomas, said that there is a principle called institutional integrity, which must ensure that persons with conflict of interest are not appointed to such posts. In the case of CVC, the conflict of interest was that Mr. Thomas was himself facing a vigilance case involving corruption. And therefore, that case would have come up to the CVC for approval. And the court said that there would be a conflict of interest in this situation, and therefore the principle of institutional integrity required that such a person cannot be appointed. But we are finding that that principle of institutional integrity is being wantonly flouted in this case of appointment of the DG acquisitions of the Defense Department as CAG. This, to our mind, is totally illegal. This appointment would be totally illegal, totally unconstitutional, and liable to be struck down on the same ground on which the appointment of the then CVC was struck down. It is also remarkable that the entire opposition is silent on this. Nobody has said a word about this, such an important appointment being made. And the reason for that is quite clear, because all these mainstream opposition parties like the BJP, Samajwadi Party, Bahujan Samaj Party, DMK, Anna DMK, all of them want a weak and pliable person in such watchdog institutions. We saw this, and not only that, one of the most important audits before the CAG is the audit of Reliance's KG Basin. And we find that when it comes to Reliance, no party, no mainstream party is willing to say anything where Reliance's interests are involved. And we saw that in the Radia tapes also, which clearly exposed how it's not merely the Congress which has become the shop of Reliance, but it is also the BJP which has become the shop of Reliance. And that is why nobody is saying anything. And it is also quite surprising and remarkable that even the media, mainstream media, has not really picked up this issue as they should have. Is it because of some hidden conflicts of interest within sections of the media? This is a matter which everybody needs to introspect, but clearly the time has come for this country to wake up and see that the appointments of such important watchdog institutions like CAG, CVC, Election Commission, Information Commissions, etc., these are not left to this kind of arbitrary selection in the hands of the government. Even the Constitution Review Committee had suggested that the appointment of CAG should not be in the hands of the government, but should be before some independent selection committee. So therefore, the time has come for us to reform the entire process of selection of such important watchdog institutions. We need to have a clearly laid out criterion in place. We need to have an independent selection committee in place, and we need complete transparency in the system of selection in the same way as we had laid down for the selection of the Jan Lokpal. The same kind of pattern which has been laid out in our Jan Lokpal bill should be followed for all such independent or bodies which are supposed to be independent watchdog bodies. Thank you. हाँ, अगर इनका अपॉइंटमेंट कर दिया गया जैसा कहा जा रहा है, तो हम लोग इसके बारे में सीरियसली विचार करेंगे इसको चैलेंज करने का. So the same government has appointed Vinod Rai, honest person. Under what criteria was he selected? The same government. No, he was also selected on the same criteria. But the point is that occasionally what happens is, for example, the first Chief Information Commissioner, Mr. Wajat Habibullah, he did a good job. He was quite independent of the government.
Even the present CIC, Mr. Satyanarayan Mishra, is also fairly independent. But we are seeing that a very large number of information commissioners in the Central Information Commission who have been appointed are totally weak and spineless people. Now, what happens in these elections is occasionally the government itself selects a person of known integrity and of some spine sometimes. And this has happened several times in the past. Occasionally, people who are not thought to have much spine, while they were in the bureaucracy, they develop spine when they reach such important constitutional positions where their removal is not completely controlled by the government. But you see, when you appoint a person who is mired in conflicts of interest, where he has himself been involved in all these procurements which are supposed to be audited by the CAG, there you can't really expect him to perform a very independent and very proactive role. So therefore, I am not at all, I should not be misunderstood to say that all persons who have been appointed to such posts are spineless people, etc., or who have shown no spine. I am not saying that. But what I am saying is that now it seems, after having been bitten to this extent by persons like Mr. Vinod Rai, the government seems to be determined to find people who would not be able to function independently and proactively because of conflicts of interest, etc. So, Prashant, you said that there is no clear rules and regulations to appoint any such chief for these autonomous bodies. What needs to, what is your demand, what you demand from this press conference today, and what is the long-term solution for this kind of? See, we have been saying that all such independent institutions, they should be independent not just functionally, but even their appointments should be independent of the government. When you create an institution which is supposed to act as a watchdog on the government, like the CBI, the CVC, the CAG, the CIC, the Election Commission, etc., they are all supposed to be independent of the government. Now, they need to be not merely functionally independent of the government, they need to be independent even financially and in terms of their selection. The selection cannot be controlled by the government and certainly cannot be non-transparent and arbitrary. So the selection committee should be an independent selection committee, a broad-based independent selection committee like we had suggested for the Jan Lokpal. Secondly, there should be complete transparency in the system of appointments so that the shortlisted person's name should be put out on a website, on a public website, and to invite public comments, etc. And if there are interviews, etc., for any such post, the interviews should be video recorded and the results of that video recorded interview should be available to the people under RTI. So therefore, there should be transparency, there should be a broad-based selection committee, there should be a clearly laid out criteria on the basis of which you select the person. But here nothing is in place, no criteria, no selection committee, no transparency, completely arbitrary appointment. But even in such arbitrary appointments, occasionally some people who get selected turn out to be very independent and quite good, like Mr. Vinod Rai. So therefore, I am not saying that everybody who gets selected in this system must necessarily be useless, etc. Sometimes good people also get selected. But now this is what we are seeing. प्रशांत जी, आपका कहना है कि गलती से सरकार कभी-कभी सही लोगों को चुन लेती है, जो ईमानदार होती है। लेकिन इस सरकार से अब अपेक्षा कैसे कर सकते हैं कि वो सही लोगों को चुनेगी, क्योंकि आप ही लोगों ने दर्जनों भर के आरोप लगाए करप्शन के, कुछ प्रूफ भी हुए हैं। तो इस सरकार से आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? दूसरी बात, क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मतलब फिर रह जाता है? नहीं, हम तो सरकार से नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम तो बल्कि सरकार के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने बिल्कुल गैर पारदर्शी तरीके से, बिल्कुल आर्बिट्ररी तरीके से एक ऐसे जने को सेलेक्ट कर लिया है जिसका सीरियस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, जो कि इस पद पर निष्पक्ष तरीके से काम कर ही नहीं पाएगा।
क्योंकि उसी का ज़्यादातर जो ऑडिट होना है, सबसे बड़े ऑडिट्स जो होने हैं वो उसी के डिपार्टमेंट के होने हैं जिसका डिसीजन उन्होंने खुद लिया था। तो देयरफॉर वो कैसे इंडिपेंडेंट तरीके से फंक्शन कर पाएंगे? शशिकांत शर्मा के खिलाफ क्या कोई चार्जशीट है, मेजर पेनल्टी है? नहीं, इनके खिलाफ मेरे नज़र में कोई ऐसी चार्जशीट वगैरह नहीं है, मुझे ऐसे कुछ नहीं पता है। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि आपके अनुसार है सर, वो ये आप सोच रहे हैं कि उनका इंटरेस्ट होगा या नहीं, वो तो ऑब्वियस है ना। अगर आप खुद अपने ही प्रोक्योरमेंट, अपने ही डिसीजन पर ऑडिट करेंगे तो ऑब्वियस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, चाहे आपने सही डिसीजंस भी लिए हों। सवाल ये नहीं है कि उन्होंने डिसीजन जो लिए वो सही हैं या गलत हैं, लेकिन अगर गलत हैं तो अगर आप खुद ही ऑडिट करेंगे तो आप कैसे उसकी गलती पकड़ेंगे? यही तो प्रिंसिपल होता है ना। इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी का जो सुप्रीम कोर्ट ने प्रिंसिपल ले डाउन किया वो यही ले डाउन किया कि भाई उस इंस्टीट्यूशन की इंटेग्रिटी के लिए ये ज़रूरी है कि जिस आदमी को वहाँ अपॉइंट किया जाए उसका कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। उसमें तो सिर्फ ये था कि उनका अपना केस आने वाला था एक, या आ सकता था वहाँ। यहाँ तो उनके सारे ही जितने भी डिफेंस प्रोक्योरमेंट्स पिछले 10 साल में हुए हैं वो ज़्यादातर वहीं आएंगे।